Welcome to Hi, welcome to all of you in Formula series and रिवीजन सीरीज। इस फॉर्मूला सीरीज और रिवीजन सीरीज में और शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपके साथ इस सीरीज के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट प्लस फॉर्मूले एंड कैसे शॉर्ट नोट्स को रिवीजन किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सभी चैप्टरों के बारे में बात की जाएगी। हमारा कंटिन्यूस जो रनिंग चैप्टर है अभी वह है सेंटर ऑफ मास। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूस मास सिस्टम का या फिर पॉइंट मास सिस्टम का, इसके बारे में मैंने आपको से बात की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास डिस्क के बारे में लास्ट क्लास में बात कर ली थी अपन ने। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सेंटर ऑफ मास होलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार होलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे, सपोज करते हैं आर रेडियस का कोई होलो हेमीस्फीयर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा केजी मीटर स्क्वायर है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अब ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है एंड एक्स एक्सिस इस वाले डायरेक्शन में होगा। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक रिंग एज्यूम करेंगे। सपोज करते हैं एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर जाकर इसकी सरफेस पर एक डी थीटा की एक रिंग एज्यूम करता हूँ ऐसे से। जो ये रिंग होगी इस टाइप की होगी, ठीक है। ये रिंग इस टाइप से होगी, ठीक है। ये रिंग एज्यूम कर ली मैंने, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है मान के चलता हूँ, थिकनेस है डी आर थिकनेस ले लेते हैं। जो कितनी हो जाएगी थिकनेस, डी आर थिकनेस की बात करना चाहूँगा मैं। बोलिए एक बार, इसकी हो जाएगी आर, इसकी रेडियस इनटू डी थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। सेंटर ऑफ मास वाई, देखिए एक बार वाई सी वाई एम की बात करना चाहूँगा। तो डी एम वाई डी एम। अब बात करते हैं डी एम क्या होगा। डी एम होगा, डी एम जो होगा देखिए एक बार सिग्मा इंटू डी ए। डी एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा इंटू डी ए कितना होगा, डी ए होगा इस जो रिंग है जिनकी इसका एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको यदि मैं ओपन करूंगा तो ये इस टाइप की कोई स्ट्रिप नजर आएगी जिसकी थिकनेस डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा के बराबर होगी एंड लेंथ इस रिंग की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होगी। आर कौन सा, आर रहेगा इसकी डिस्क की रेडियस, इतनी सी डिस्टेंस की बारे में बात करेंगे, ये वाली आर, ठीक है। स्मॉल आर के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देखिए एक बार ऐसे ऐसे इसका डीएम हो जाएगा। आर की जो वैल्यू रहेगी स्मॉल आर की वो कैपिटल आर के कोस कंपोनेंट्स के इक्वल रहेगी और ये कंपोनेंट्स साइन के बराबर होगा और ये कंपोनेंट्स कोस के बराबर होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब इसका एरिया डी ए को निकालना चाहें तो ये 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा के बराबर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक बार इधर देखिए ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इस आर का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो आर कोस थीटा के बराबर होगा एंड ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा के बराबर होगा। जो जो आर साइन थीटा है वो ओरिजिन से इस जो रिंग मैंने एज्यूम की है उसका सेंटर की डिस्टेंस है, सेंटर मास की आर साइन थीटा, जो किसके बराबर होगा, जो होगा वाई के इक्वल होगा, ठीक है। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं सेंटर मास का। क्या होता है सेंटर मास का फॉर्मूला, डी एम वाई इंटीग्रेशन डी एम। डी एम की वैल्यू कितनी है, डी एम की वैल्यू जाएगी कितनी, यहाँ से डी एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
सिग्मा की वैल्यू सिग्मा ही रहेगी, डी ए की वैल्यू 2 पाई कैपिटल आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा के बराबर। अब यहाँ से जो स्मॉल आर है इस रिंग की रेडियस के बराबर होगा एंड थिकनेस आर डी थीटा के बराबर होगी। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करने पर डीएम की जगह सिग्मा 2 पाई आर कोस थीटा आर डी थीटा एंड वाई की जगह आर साइन थीटा रखने पर इंटीग्रेशन सिग्मा 2 पाई आर कोस थीटा आर डी थीटा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, ऊपर की तरफ जो न्यूमरेटर है उसके अंदर बचा आर आर ये कोस थीटा एंड ये साइन थीटा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, आर कॉमन साइन 2 थीटा बाई 2 चल रहा है यहाँ पर 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर थीटा की वैल्यू करिए 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, बिकॉज सिमेट्रिक है। आफ्टर इंटीग्रेशन सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो वाई सी वो एम जो आया वो आया कितना आर बाई 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, जो हेमीस्फेयर है उसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर, यदि ए वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास होगा r बाई 2 डिस्टेंस पर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखिए जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सपोज करते हैं सॉलिड, अब सॉलिड की बात होगी तो इसका मतलब जो मास है वो इसके वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आप मुझे वॉल्यूम मास डेंसिटी के बारे में बात करनी होगी। ठीक है, ये कोई हेमीस्फीयर लेते हैं जिसकी रेडियस r है और इसका मास डेंसिटी रो केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, ऐसे से अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाला है जो r बाई 2 होता है, इसका यूज करके अपने इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देखिए कैसे, सपोज करता हूं कि मैं r स्मॉल r रेडियस की एंड d r थिकनेस की एक हेमी स्फेरिकल सेल एज्यूम करता हूं। यहाँ पर इसकी सरकमफ्रेंस पर देखिए एक बार, यहाँ पर ऐसे कैसे मैं एक सेल एज्यूम करता हूं यहाँ पर जिसकी थिकनेस डी आर है एंड रेडियस जो है उसकी r के बराबर है। ठीक है, देखिए एक बार, यदि मैं डीएम की बात करना चाहूँ, इसका डीएम मास क्या होगा क्या नहीं होगा, डीएम इज इक्वल टू डीएम, देखो डीएम इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इस स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम। स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा रो, तो इसका ये हो जाएगा एंड इस स्फेरिकल सेल का एरिया जो कितना हाफ स्फेरिकल सेल का 2 पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस डी आर। तो इस स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम रहेगा वो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब स्फेरिकल सेल का जो क्या नाम से हेमिस्फेरिकल सेल का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा स्मॉल r बाई 2 डिस्टेंस पर, जैसा कि यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है अपन ने। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्मॉल r बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है उसको कैसे निकालेंगे, dm y अपॉन dm की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये dm की वैल्यू पुट करने के बाद ऐसा हो गया, y की वैल्यू r बाई 2 है सही, नीचे भी dm की वैल्यू पुट करने पर जो सेंटर ऑफ मास है सॉलिड हेमिस्फीयर का वो 3r बाई 8 के इक्वल है। आपको इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें, कौन सा कंपोनेंट्स y कंपोनेंट्स की बात करेंगे या फिर y कोऑर्डिनेट आया इसका, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की। एक
कोई यदि दूसरे मेथड से करना चाहिए इसको डिस्क मान के, तो डिस्क मान के ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिर भी आंसर 3r/8 के इक्वल ही आएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल प्लेट की बात करेंगे तो इसकी थिकनेस बहुत कम होगी, तो मास जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सरफेस पर होगा। तो यहाँ पर अपन जो भी लेंगे सरफेस मास डेंसिटी के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कोई ट्रायंगुलर प्लेट है जिसकी हाइट है h एंड इसका बेस है b। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसके वर्टेक्स से वर्टिकल वर्टेक्स से y डिस्टेंस नीचे आता हूं मैं, और यहाँ पर dy थिकनेस की एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप की, ठीक है। एक इसको नेगलेक्ट मान के चलेंगे, तो ये रेक्टेंगुलर टाइप की स्ट्रिप लेते हैं जिसकी थिकनेस कितनी r है, एंड इसका जो बेस है वो 2r के इक्वल है। तो इसका मतलब कह सकता हूँ मैं हाफ बेस r के स्मॉल r के इक्वल रहेगा, ये y है। तो dm की बात करना चाहिए तो dm कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा कि देखिए एक बार, dm इज इक्वल टू सिग्मा रो नहीं सिग्मा इनटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा इस डिस्क का, यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ की बात करना चाहूँ तो 2r के बराबर हो जाएगी, 2r इंटू डी वाई। तो इस डिस्क का जो एरिया होगा वो एरिया कितना हो जाएगा, 2r इंटू डी वाई। तो डी एम कितना हो जाएगा, डी एम इज इक्वल सिग्मा इंटू 2r अपॉन इंटू डी वाई, ठीक है। अब यदि सेंटर ऑफ मास की इसका, अब मुझे अब यहाँ पर r भी वेरिएबल है एंड dy भी वेरिएबल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका r और dy में y में रिलेशन निकालने के लिए देखो एक बार, ये एंगल थीटा, तो पिछली बात ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो एक तो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जो येलो वाला ट्राइंगल है, सॉरी ब्लू वाला ट्राइंगल है, एंड एक इस येलो वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ मैं। ये दोनों मैं यदि टेन थीटा को लगाना चाहूँ, थीटा कॉमन है, तो टेन थीटा येलो वाले ट्राइंगल की बात करना चाहूँ कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई y के बराबर। एंड टेन थीटा इन ब्लू वाले ट्राइंगल की बात करना चाहूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू b/2 डिवाइडेड बाई h के बराबर। b/2 क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस b/2 के इक्वल है। तो दोनों टेन थीटा दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो r/y इज इक्वल टू b/2 h के बराबर हो जाएगा। r की जगह h पुट करता हूँ मैं यहाँ से, r इज इक्वल टू कितना हो गया, r इज इक्वल टू by डिवाइडेड बाई 2h। तो इसमें r इज इक्वल टू by डिवाइडेड बाई 2h रखने पर सिग्मा 2 तो है सही, b/2h y dy के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो RCOM का जो कंपोनेंट्स हैं या फिर YCOM जो है वो YCOM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एक बार यहाँ पर YCOM y वो DM y अपॉन DM। अब बात करना चाहूँगा मैं DM की, DM तो इसके बराबर है सही, यहाँ से DM इज इक्वल टू सिग्मा b/2h। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो b सिग्मा b/h, ये y एंड ये y दोनों मिलकर y² dy अपॉन ब्रैकेट नीचे डिनोमिनेटर में लिखने पर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन जो ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास है फ्रॉम वर्टेक्स है वो 2h/3 के इक्वल हो गया। इस वाले फॉर्मूले को आप अच्छी तरह याद करें। इस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है इसके वर्टेक्स से 2h/3 के इक्वल है। यदि मैं इसे बेस से बात करना चाहूँ तो बेस से कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, बेस से सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन रहेगी वो इस वाली लोकेशन की बात करना चाहूँ h-2h/3 जो हो जाएगा h/3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं बेस से इस प्लेट के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस 2h/3। अब देखते हैं एक बार जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर
सपोज करते हैं एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका बेस है बी एंड जिसकी हाइट है कितनी ए एंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यदि मैं इसके सेंटर ऑफ मास की बात करना चाहूँ, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इस एक्स एक्सिस में, ये तो इसके लिए बेस माना जाएगा, तो बेस से सेंट हाइट बी मानी जाएगी, तो बेस से सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा h/3, तो बोलते b/3 इसका एक्स सी वाई का कंपोनेंट्स। यदि y डायरेक्शन की बात करना चाहूँ, y एक्सिस में y कंपोनेंट्स, तो ये इसके y के लिए ये इसको बेस माना जाएगा, तो ये वाई सी ओ एम कितना हो जाएगा जो होगा a/3। तो इस टाइप से इस प्लेट का जो सेंटर मास आएगा वो कितना हो जाएगा, सेंटर मास जो रहेगा b/3 a/3 इसका सेंटर मास हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का अपन सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सिमिलरली जैसा कि अपन ने अभी इस ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकाला है और इस का सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया है, सिमिलरली वैसे अपन सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देखिए एक बार कैसे। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके वर्टेक्स से y डिस्टेंस पर डाउन जा रहे पर r स्मॉल r रेडियस का एंड dy थिकनेस की एक डिस्क एज्यूम करते हैं और इसकी हाइट h है सॉलिड कोन की, ठीक है। dm इसका मास मानते हैं, dm इज इक्वल कितना हो जाएगा, और इसकी रो इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी मानता हूँ, तो dm इज इक्वल रो इस डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड थिकनेस y है। वही सिमिलर ट्रायंगल रूल लगाएंगे, r अपॉन वाई इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन h। स्मॉल r की जगह ये वाले टर्म्स पुट करने पर r इज इक्वल टू कैपिटल R y अपॉन h पुट करता हूँ मैं। यहाँ पर पुट करने पर रो पाई r स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू डी वाई। सी ओ एम की जो लोकेशन आएगी सेंटर ऑफ मास की, उस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कितनी आएगी यहाँ पर, वो आएगी सी ओ एम वाई डी एम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। तो यहाँ पर डी एम रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई रो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। आफ्टर सारी वैल्यू पुट करने के बाद जीरो से लेकर एच तक, जीरो से लेकर एच तक जो वर्टेक्स से सेंटर मास की लोकेशन आएगी वो h/3 के इक्वल होगी। यहाँ से सेंटर मास की लोकेशन h/3 एंड बेस से बात करना चाहें तो बेस से h/4 के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि h माइनस 3h/4 इज इक्वल टू h/4। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है, कहाँ से सेंटर मास पूछा गया है कहाँ से नहीं। यदि बेस से पूछा गया है तो h/4 के इक्वल होगा, वर्टेक्स से पूछा गया है तो 3h/4 के इक्वल होगा। सिमिलरली इसके अंदर यदि बेस से पूछा गया है तो h/3 के इक्वल होगा, यदि वर्टेक्स से पूछा गया है तो 2h/3 के इक्वल होगा, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं। वही सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कोन की बात करना चाहूँ, होलो कोन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। होलो कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से h/3 के इक्वल होगा और वर्टेक्स से 2h/3 के इक्वल होगा। इससे यहाँ से बात कर सकते हैं यदि इसकी हाइट h है तो, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब किसी भी कोई भी कैविटी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, कैविटी का मतलब कैविटी प्रॉब्लम्स का हैंडल कैसे करेंगे। सपोज करते हैं मेरे पास कोई भी ये कोई डिस्क है, प्लेट ले लेता हूँ, डिस्क लेता हूँ जिस पर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मुझे इसके सेंटर मास की बात करनी है कि सेंटर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, ठीक है। तो इसका तो अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। सेंटर मास डिस्क की बात करना चाहो पूरी डिस्क के, तो इसका सेंटर मास इसके सेंटर पर ही होगा। लेकिन यदि मैं इसमें से एक, यदि इसकी रेडियस 2a मानते हैं बड़ी वाली डिस्क प्लेट की, यदि मैं इसमें से स्मॉल a रेडियस की एक डिस्क निकाल देता हूं और इस हिस्से को मैं होलो कर देता हूं। अब इस न्यू लेमिना बना, उस न्यू लेमिना का सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसके बारे में बात करना चाहिए।
तो ये होती है कैविटी प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर कैविटी बना दी, उसका सेंटर मास कैसे निकालेंगे, देखो एक बार इधर कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे। सपोज करते हैं जो निकाला उसका मास है, जो कैविटी मैंने यहाँ से रिमूव की उसका मास मैं m2 ले लेता हूँ, एंड जो रिमेनिंग मास है उस यहाँ पर टोटल मास है उसको m1 ले लेते हैं। मास रिमूव किया तो सेंटर मास कैसे निकालेंगे, XCOM इज इक्वल टू इस m1 x1 क्या है, m1 मास की सेंटर मास की लोकेशन फ्रॉम ओरिजिन माइनस m2 x2 माइनस क्यों, क्योंकि इसको रिमूव किया गया है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब देखते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो एक बार यहाँ पर क्या मैं इस जो पूरी ये प्लेट है इस प्लेट को ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ, एक 2r रेडियस की एक प्लेट ले लेता हूँ जिसका मास m1 ले लेते हैं, एंड इसमें प्लस एक -2m मास r रेडियस की रिंग, दोनों का सम मान लेता हूँ। मतलब इस वाले स्थान पर मैं एक माइनस इसका जस्ट अपोजिट मास यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो यही सेम सिनेरियो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार इसका कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। तो m1 की बात करना चाहूँ मैं, m1 इज इक्वल टू देखो एक बार सिग्मा, यहाँ पर रो नहीं गलत हो गया, देख सकते हो, सिग्मा इनटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई रेडियस 2r है, 2r का स्क्वायर। यदि मैं इसका मास की बात करना चाहूँ m2 सिग्मा इनटू पाई a स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है इसका नेगेटिव मास डेंसिटी, माइनस क्यों लिखा मैंने, माइनस क्यों, क्योंकि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक बार इस वाले मास को मैं क्या कर सकता हूँ, m1 m1 को मैंने यहाँ पे रख दिया, m2 को यहाँ पर रख दिया। ये पूरी यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसके पूरे मास को इसके सेंटर पर एज्यूम कर सकता हूँ, m1 यहाँ पर, ये भी यूनिफॉर्म है तो इसके मास को सेंटर पर एज्यूम कर सकता हूँ। दोनों के सेंटरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर a है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, यदि मुझे m1 से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो XCOM इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले का बाद का यूज करेंगे, m1 से x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, XCOM इज इक्वल टू m1 0 माइनस क्यों, क्योंकि m2 की वैल्यू माइनस है, m2 a यहाँ से a डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर, और m1 माइनस m2 इसके बराबर हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन जो सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा वो a/3 डिस्टेंस पर आएगा। ठीक है, माइनस किस बात को शो कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास इधर ना होकर सेंटर ऑफ मास इस वाले डिस्टेंस पर, क्योंकि माइनस a/3 पर रहेगा। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हैवी मास बॉडी के नियर होता है। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। इस कंसेप्ट से ये शो हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास दोनों बॉडीज के बीच में भी हो सकता है और दोनों बॉडीज के बाहर भी हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर सेंटर ऑफ मास दोनों के सेंटरों के बाहर है। ठीक है, इस प्रकार से अपन कैविटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास की मोशन के बारे में कैसे स्टडी करेंगे। थैंक यू।